डॉक्टर कलाम प्राथमिक स्कूल से शॉर्ट स्कूल तक। अब्दुल कलाम के पढ़ाई के मामले को लेकर कहा जा सकता है कि माँ सरस्वती की कृपा उन पर बचपन से ही थी। उन्हें पढ़ाई के मामले में घर का वातावरण भी ऐसा मिला था कि माँ बाप चाहते थे कि उनका लाडला पढ़े। उनके भाई लोग भी उनकी पढ़ाई के मामले में सहायक और प्रेरक रहे। उन्हें अध्यापकों को कदम कदम पर सहयोग मिला। यह इस तरह कहा जा सकता था कि अध्यापकों के मामले में अब्दुल कलाम काफ़ी खुशकिस्मत रहे। इन्हें शिक्षा काल में सदैव एक अध्यापक ऐसे प्राप्त हुए जो बेहद योग्य थे और उनकी कृपा भी इन पर रही। इस समय सन 1936 से लेकर 1957 के मध्य का था। ऐसे में इन्हें अनुभव हुआ कि वह अपने अध्यापकों द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। प्राथमिक स्कूल का अनुभव। अब्दुल कलाम के शब्दों में यह 1936 का वर्ष था। मुझे याद है कि 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक स्कूल में मेरा दीक्षा संस्कार हुआ। तब मेरे एक शिक्षक मुत्तू अय्यर मेरी ओर विशेष ध्यान देते थे क्योंकि मैं कक्षा में अपने कार्य में बहुत अच्छा था। वह मुझसे बहुत प्रभावित थे। एक दिन वह मेरे घर आए और मेरे पिता ने कहा कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा हूँ। यह सुनकर मेरे घर के सभी लोग खुश हुए और मेरे पसंद की मिठाई मुझे खिलाई गई। एक विशिष्ट घटना जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता था वह थी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने की। मुथू जी मेरे घर आए और उन्होंने पिताजी से पूछा कि क्या वह कोई सहायता कर सकते हैं। उस दिन मुझे ज्वर हो गया था, मैं स्कूल नहीं जा सका था। उस दिन मुथू जी ने मेरी हस्तलिपि के बारे में इंगित किया जो काफ़ी ख़राब थी। उन्होंने मुझे 3 पृष्ठ प्रतिदिन अभ्यास करने का निर्देश दिया। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि मैं प्रतिदिन यह अभ्यास करूं। मैंने यह अभ्यास नियमित रूप से किया। मुथू जी के कार्यों को देखते हुए बाद में मेरे पिताजी ने कहा था कि वह एक अच्छे व्यक्ति ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के भी अच्छे मित्र हैं। प्रेरणा। अब्दुल कलाम एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में आए तो इसके पीछे इनके 5वीं कक्षा के अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर की प्रेरणा भी ज़रूरी थी। वह उनके स्कूल के अच्छे शिक्षकों में से एक थे। एक बार उन्होंने कक्षा में बताया कि पक्षी कैसे उड़ता है। तब कलाम समझ न पाए थे, इस कारण उन्होंने इनकार कर दिया था। तब उन्होंने कक्षा के अन्य बच्चों से पूछा था तो उन्होंने भी इनकार ही किया था, लेकिन इस उत्तर से अय्यर जी विचलित नहीं हुए। अगले दिन अय्यर जी इस संदर्भ में उन्हें समुद्र के किनारे ले गए। उस प्राकृतिक दृश्य में कई प्रकार के पक्षी थे जो सागर के किनारे उतर रहे थे और उड़ रहे थे। तत्पश्चात उन्होंने समुद्री पक्षियों को दिखाया जो 10-20 के झुंड में उड़ रहे थे। उन्होंने समुद्र के किनारे मौजूद पक्षियों के उड़ने के संबंध के प्रत्येक क्रिया को साक्षात अनुभव के आधार पर समझाया। कलाम ने भी बड़ी बारीकी से पक्षियों के शरीर की बनावट के साथ उनके उड़ने का ढंग भी देखा। इस प्रकार उन्होंने व्यवहारिक प्रयोग के माध्यम से यह सीखा कि पक्षी किस प्रकार उड़ पाने में सफल होता है। इसी कारण उन्हें वह अध्यापक महान लगे। वह चाहते तो उन्हें मौखिक रूप से समझाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर सकते थे, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक उदाहरण के माध्यम से समझाया और कक्षा के सभी बच्चे समझ भी गए। कलाम के लिए यह मात्र पक्षी की उड़ान तक की ही बात नहीं, पक्षी की वह उड़ान उनमें समा गई। उन्हें महसूस होता था कि रामेश्वरम के समुद्र तट पर हैं। उन दिनों के बाद उन्होंने सोच लिया था कि उनकी शिक्षा किसी न किसी प्रकार की उड़ान से संबंधित होगी। उस समय तक वे नहीं समझे थे कि उड़ान विज्ञान की दिशा में अग्रसर होने वाले हैं। वैसे उस घटना ने उन्हें प्रेरणा दी कि वह अपनी ज़िंदगी को लेकर कोई लक्ष्य निर्धारित करें। उसी समय उन्होंने तय किया कि वे उड़ान में ही करियर बनाएंगे। कलाम की उच्च शिक्षा। कलाम के शब्दों में, एक दिन मैंने अपने अध्यापक श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर से पूछा कि श्रीमान मुझे यह बताएं मेरे आगे की उन्नति उड़ान से संबंधित रहते हुए कैसे हो सकती है। तब उन्होंने धैर्यपूर्वक जवाब दिया कि मैं पहले 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करूं, फिर हाई स्कूल, तत्पश्चात कॉलेज में मुझे उड़ान से संबंधित शिक्षा का अवसर प्राप्त हो सकता है। यदि मैं ऐसा करता हूं तो उड़ान विज्ञान के साथ जुड़ सकता हूं।
इन सभी बातों ने मुझे जीवन के लिए मंजिल और उद्देश्य भी प्रदान किया। जब मैं कॉलेज गया तो मैं भौतिक विज्ञान विषय लिया। तब मैं अभियांत्रिकी की शिक्षा के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में गया तो मैंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चुनाव किया। इस प्रकार मेरी ज़िंदगी एक रॉकेट इंजीनियर, एरोस्पेस इंजीनियर और एक तकनीकी कर्मी की ओर उन्मुख हो गई। वह एक घटना जिसके बारे में मेरे अध्यापक ने मुझे प्रत्यक्ष उदाहरण से समझाया था, मेरे जीवन का महत्वपूर्ण बिंदु बन गई और अंततः मैंने व्यवसाय का चुनाव भी कर लिया। रामेश्वरम के प्राथमिक स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद का दृश्य। शमसुद्दीन और अहमद जलालुद्दीन डॉक्टर कलाम को रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हाई स्कूल में दाखिला कराने वहां रहने का बंदोबस्त करने के लिए उनके साथ आए। तब कलाम को किसी तरह उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था। रामनाथपुरम कस्बा समृद्ध होते हुए भी बनावटीपन में जीता समाज था। इनकी आबादी करीब 50,000 थी, लेकिन रामेश्वरम जैसी सुसंगति और सद्भाव यहाँ नहीं था। उन्हें घर की बड़ी याद आती थी और वो रामेश्वरम जाने का हर मौका तलाशते थे। रामनाथपुरम में पढ़ाई के अच्छे अवसर के बाद भी वो अपनी पढ़ाई रामनाथपुरम में पढ़ाई के अच्छे अवसर के बाद भी वो अपनी माँ की बनाई दक्षिण भारतीय मिठाई पोली की याद नहीं भुला पाते थे। उनकी माँ पोली की 12 तरह से मिठाइयाँ बना लेती थी और हर किस्म की मिठाई की अपनी अलग सुगंध व स्वाद होता था। घर की बहुत याद आने के बावजूद वे नए माहौल में रहकर पिताजी के सपने को साकार करने के प्रति कटिबद्ध थे, क्योंकि उनकी सफलता से पिताजी की बहुत बड़ी उम्मीदें जुड़ी थीं। पिता उनको कलेक्टर बना देखना चाहते थे और उन्हें लगता था कि पिताजी के सपने को साकार करना उनका फ़र्ज़ है। हालांकि परिवार, सुरक्षा और रामेश्वरम की सारी सुख सुविधाएं उनसे छूट गई थी। जलालुद्दीन उनसे हमेशा सकारात्मक सोच की शक्ति की बातें याद करते थे और जब भी उन्हें घर की याद आती थी तो वे उदास होते तो वह प्रायः उनकी कही बातों को मन में याद कर लेते थे। उनके कहे अनुसार उन्होंने अपने मन के विचारों एवं मस्तिष्क को स्थिर रखने तथा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम किया। भविष्य में वो रामेश्वरम नहीं लौटे बल्कि अपने घर से और दूर चलते चले गए। आदर्श शिक्षक अय्यादुरई सोलोमन की प्रेरणा। रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हाई स्कूल में मन लग जाने के बाद क्लास के भीतर का 15 साल का किशोर बाहर निकल पड़ा। उनके एक शिक्षक अय्यादुरई सोलोमन उन उत्सुक छात्रों के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक थे जिनके समक्ष उस समय संभावनाओं और विकल्पों की अनिश्चितता थी। वह बहुत ही स्नेही, खुले दिमाग वाले व्यक्ति और छात्रों को उत्साह बढ़ाते रहते थे। इससे छात्र बहुत ही सुखद महसूस करते थे। सोलोमन कहा करते थे, एक कुशल शिक्षक से कमज़ोर छात्र जो सीख पाता है, इसकी तुलना में एक होशियार छात्र कमज़ोर शिक्षक से कहीं ज़्यादा सीख सकता है। रामनाथपुरम में रहते हुए अय्यादुरई सोलोमन से उनके संबंध में एक गुरु शिष्य के नाते से अलग हटकर काफ़ी प्रगाढ़ हो गए। उनके साथ रहते हुए उन्होंने यह जाना कि व्यक्ति खुद अपने जीवन की घटनाओं पर काफ़ी असर डाल सकता है। अय्यादुरई सोलोमन कहा करते थे, जीवन में सफल होने और नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और उम्मीदें। श्री सोलोमन उनके लिए बहुत ही श्रद्धेय बन गए। उन्होंने ही उन्हें सिखाया कि वो जो कुछ भी चाहते थे, पहले उसके लिए उन्हें तीव्र कामना करनी होगी, फिर निश्चित रूप से वे उसे पा सकेंगे। अय्यादुरई सोलोमन सचमुच एक महान शिक्षक थे, क्योंकि सभी छात्रों को उनके भीतर छिपी शक्ति एवं योग्यता का अभ्यास कराते थे। सोलोमन ने उनके स्वाभिमान को जगाकर एक ऊंचाई दी थी और उन्हें एक ऐसे माता पिता के बेटे जिन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिल पाया था, यह आश्वस्त कराया कि वो भी अपनी उन आकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं जिनकी वो इच्छा रखते हैं। वे कहा करते थे, निष्ठा एवं विश्वास से तुम अपनी नियति बदल सकते हो।
बात उस समय की है जब सारी कक्षाएं स्कूल के अहाते में अलग अलग झुंडों के रूप में लगा करती थी। एक दिन उनके गणित के शिक्षक रामकृष्ण अय्यर एक दूसरी कक्षा को पढ़ा रहे थे। अनजाने में वो उस कक्षा से होकर निकल गए। तुरंत ही एक प्राचीन परंपरा वाले तानाशाह गुरु की तरह रामकृष्ण अय्यर ने उन्हें गर्दन से पकड़ा और भरी कक्षा के सामने उन्हें बेंत लगाई। कई महीनों बाद जब गणित में कलाम के पूरे नंबर आए तब रामकृष्ण अय्यर ने स्कूल की सुबह की प्रार्थना में सबके सामने यह घटना सुनाई। मैं जिसकी बेंत से पिटाई करता हूँ वह एक महान व्यक्ति बनता है। मेरे शब्द याद रखिए, यह छात्र विद्यालय और अपने शिक्षकों का गौरव बनने जा रहा है। उनके द्वारा की गई यह प्रशंसा एक भविष्यवाणी थी। संत जोसेफ कॉलेज के अनुभव। श्वार्ट्ज हाई स्कूल से शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छात्र थे। उन्होंने एक क्षण भी सोचे बिना और आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उन दिनों उन्हें व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उच्च शिक्षा का सीधा सा अर्थ कॉलेज जाना समझा जाता था। सबसे नज़दीक वहाँ का कॉलेज तिरुचिरापल्ली में था। उन दिनों इसे त्रिचिनोपल्ली कहा जाता और संक्षेप में त्रिची। सन 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए उन्होंने त्रिची के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। परीक्षाओं में डिवीज़न लाने की दृष्टि से तो वो कोई होशियार छात्र नहीं थे, लेकिन रामेश्वरम के अपने उन उस्तादों जलालुद्दीन व शमशुद्दीन का उन्होंने बार बार शुक्रिया अदा किया, जिनसे उन्होंने जो व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया उसने उन्हें कहीं भी नीचा नहीं देखने दिया। त्रिची से रामेश्वरम। जब कभी भी कलाम त्रिची से रामेश्वरम लौटते तो उनके बड़े भाई मुस्तफ़ा कलाम, जो रेलवे स्टेशन रोड पर एक परचून की दुकान चलाते थे, उनसे थोड़ी बहुत मदद करवा लेते और कुछ घंटों के लिए दुकान को उनके ज़िम्मे छोड़ जाते थे। वो तेल, प्याज, चावल और दूसरा हर सामान बेच लेते थे। उन्होंने पाया कि सिगरेट और बीड़ी सबसे ज़्यादा बिकने वाली वस्तुएं थीं। उन्हें ताज्जुब हुआ करता कि गरीब लोग अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को किस तरह से धुएं में उड़ा देते थे। जब वो मुस्तफ़ा के यहाँ खाली हो जाते तो अपने छोटे भाई कासिम मोहम्मद की दुकान चले जाते। वहाँ वो शंखों एवं सीपियों से बने अनूठे सामान बेचा करते थे। वे सौभाग्यशाली थे कि सेंट जोसेफ कॉलेज में उन्हें फादर टी.एन. सेक्यूरिया जैसे शिक्षक मिले। वे उन्हें अंग्रेज़ी पढ़ाते और साथ ही उनके हॉस्टल वार्डन भी थे। 3 मंजिले हॉस्टल में वो करीब 100 छात्र रहते थे। फादर सेक्यूरिया रोज़ाना रात को हाथ में बाइबल लिए हुए हर लड़के से मिलने जाते। उनकी ऊर्जा और धैर्य आश्चर्यजनक था। वे हमेशा दूसरों का ख्याल रखने वाले व्यक्ति थे और हर छात्र की पल पल की ज़रूरतें को पूरा किया करते थे। उनके निर्देश पर ही दीपावली के अवसर पर उन्हें हॉस्टल का इंचार्ज, ब्रदर और मेस के लोग सभी छात्रों के कमरे में जाकर पवित्र स्नान के लिए उन्हें तिल का तेल देते थे। वे सेंट जोसेफ कॉलेज में 4 साल रहे। हॉस्टल में उनके साथ कमरे में 2 लड़के और थे। एक श्रीरंगम, जो रूढ़िवादी अयंगर परिवार से थे, और दूसरा केरल का सीरियाई ईसाई था। वो तीनों हमेशा साथ रहते और बहुत ही अच्छा समय बिताते। जब वो कॉलेज के 3रे साल में थे तब उन्हें हॉस्टल में शाकाहारी मेस का सचिव बना दिया गया। एक रविवार को उन्होंने कॉलेज के प्रमुख फादर क्लाथिल को दोपहर के भोज पर आमंत्रित किया। भोज में शामिल व्यंजनों में वे चीज़ों को भी शामिल थीं जो पारंपरिक रूप से उन्हें परिवार में बनाई जाती थी। इसका नतीजा न सिर्फ अप्रत्याशित रहा, बल्कि फादर क्लाथिल ने उनकी कोशिशों की भूरी भूरी प्रशंसा की। उन्होंने उनके साथ बहुत ही आनंद के क्षण गुजारे। उन्होंने उसके साथ बच्चे की तरह निष्कपट एवं आत्मीयता से बात की। उन सब के लिए यह यादगार घटना थी। संत जोसेफ कॉलेज के उनके एक शिक्षक कांची परमाचार्य के सच्चे अनुयायी थे, जो देने में ही जीवन का सच्चा आनंद है मत के प्रणेता थे। उनके गणित के शिक्षकों प्रोफेसर थेथ्राथी अयंगर और प्रोफेसर सूर्य नारायण शास्त्री के कॉलेज परिसर में साथ साथ रहकर टहलने की जीवन स्मृति उनके लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बनी रही।
जब वो सेंट जोसेफ कॉलेज के अंतिम वर्ष में थे तभी उन्हें अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ने का चस्का लगा। उन्होंने टोल्स्टॉय, स्कॉट और हार्डी को पढ़ना शुरू किया। उसके बाद दर्शन की ओर झुकाव हुआ तथा उस पर काम भी किया। यह वह समय था जब भौतिक शास्त्र में उनकी गहन रुचि हो गई। सेंट जोसेफ के उनके भौतिकी के शिक्षकों प्रोफेसर चिंतादुरई और प्रोफेसर कृष्णमूर्ति ने परमाणुए भौतिकी के अध्यायों में उन्हें पदार्थ के अर्धजीवन काल की अवधारणा और उनके रेडियो एक्टिव क्षय के बारे में ज्ञान कराया। रामेश्वरम में उन्हें विज्ञान के शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें कभी यह बात नहीं बताया कि परमाणु अस्थिर होते हैं और एक निश्चित समय के बाद वे एक दूसरे परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं। यह सब वो पहली बार ही जान रहे थे, लेकिन जब उन्होंने उन्हें हर पल कड़ा परिश्रम करने की बात कही क्योंकि सभी यौगिक पदार्थों का क्षय अपरिहार्य है, तो उन्हें लगा कि क्या वे एक तथ्य के बारे में बात नहीं कर रहे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग विज्ञान को इस तरह से क्यों देखते हैं जो व्यक्ति को ईश्वर से दूर ले जाए। जैसा कि कलाम ने देखा कि हृदय के माध्यम से हमेशा विज्ञान तक पहुँचा जा सकता है, उनके लिए विज्ञान हमेशा आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने और आत्मज्ञान का रास्ता रहा। विज्ञान में बढ़ती रुचि। वे ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में खूब उत्सुकता से किताबें पढ़ा करते थे तथा खगोलीय पिंडों के बारे में अधिक से अधिक जानने में उन्हें बहुत आनंद आता था। कई मित्र उनसे अंतरिक्ष उड़ानों से संबंधित प्रश्न पूछा करते थे और कई बार चर्चा ज्योतिष में चली जाती थी। ईमानदारी से वो वाकई अभी तक किसी बात का कारण नहीं समझ पाए थे कि क्यों लोग ऐसा समझते हैं कि हमारे सौर परिवार के दूरस्थ ग्रहों का जीवन की रोज़मर्रा की वटकाओं पर प्रभाव पड़ता है। एक कला के रूप में वे ज्योतिष के खिलाफ नहीं थे, लेकिन अगर विज्ञान की आड़ में इसे गलत तरीके से स्वीकार किया जाता है तो वो इसे नहीं मानते थे। उन्हें नहीं पता था कि ग्रहों, नक्षत्रों, तारामंडलों और यहाँ तक कि उपग्रहों के बारे में इन मिथकों ने कैसे जन्म लिया। ब्रह्मांडीय पिंडों की अत्यधिक शुद्ध गति की जटिल गणनाओं में हेर फेर करके यदि व्यक्तिपरक नतीजे निकाले जाएं तो उन्हें अतार्किक लगता था। जैसा वो देखते कि पृथ्वी ही सबसे शक्तिशाली एवं ऊर्जावान ग्रह है। जॉन मिल्टन ने इस पैराडाइज लॉस्ट पुस्तक 8 में बड़ी ही खूबसूरती से व्यक्त किया है। होने दो सूर्य को दुनिया का केंद्र और सितारों की धुरी, मेरी यह धरती कितनी गरिमामय धीमे धीमे घूमे 3 अलग अलग धुरियों पर। कलाम के विचार के अनुसार इस ग्रह पर आप जहाँ भी जाते हैं वहाँ गति और जीवन है। वैसे ही निर्जीव वस्तुओं जैसे चट्टानों, धातुओं, लकड़ी, चिकनी मिट्टी में भी आंतरिक गतिशीलता विद्यमान है। हर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। नाभिक इन इलेक्ट्रॉन को अपने चारों ओर बांधे रखता है। इसी की प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं और यही इस गति का स्रोत है। इलेक्ट्रॉन को बांधे रखने वाले यही विद्युत बल इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करीब लाने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा वाला उस पृथक्करण के रूप में है जो नाभिक से बंधा हुआ है। इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक की पकड़ जितनी मजबूत होगी, कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गति भी उतनी तीव्र होगी। वास्तव में यह गति 1000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक होती है। उस अत्यधिक वेग के कारण परमाणु एक ठोस गोले की भांति नज़र आते हैं। जैसे तेज़ गति से घूमता पंखा एक थाली की तरह नज़र आता है। परमाणुओं को और संपीड़ित करना या कहें एक दूसरे के और करीब लाना बहुत ही मुश्किल है और यही किसी पदार्थ का भौतिक स्वरूप होता है। इस प्रकार हर ठोस वस्तु के भीतर काफ़ी खाली स्थान होता है और हर स्थिर वस्तु के भीतर बड़ी हलचल होती रहती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे हमारे जीवन के प्रत्येक क्षण में पृथ्वी पर भगवान शिव का शाश्वत नृत्य हो रहा होता है। संत जोसेफ में जब उन्होंने बीएससी में दाखिल लिया तब वो उच्च शिक्षा के किसी और विकल्प के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ थे।
भविष्य के अवसरों के बारे में उनके पास वे सूचनाएं नहीं थी जो एक विज्ञान के विद्यार्थी के पास होनी चाहिए। बीएससी के बाद ही उन्हें यह महसूस हो गया कि भौतिकी उनका विषय नहीं है। उन्हें अपना सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। इंजीनियरिंग में तो वो इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने पर भी जा सकते थे। दुर्घटना से देर भली। उन्होंने खुद को ही समझाया और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिले के लिए चक्कर काटना शुरू कर दिया। उस समय दक्षिण भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए यह एक विशिष्ट संस्थान था। बहन जोहरा का अनुपम त्याग। संस्थान में चयनित उम्मीदवारों की सूची में उनका नाम तो आ गया, लेकिन इस प्रसिद्ध संस्थान में दाखिला लेना काफ़ी खर्चीला था। इसके लिए करीब 1000 रुपये की ज़रूरत थी और उनके पिताजी के पास इतना पैसा कभी हुआ ही नहीं। ऐसे वक्त में उन्हें पढ़ाने के लिए उनकी बड़ी बहन जोहरा आगे आई और उनकी फ़ीस के लिए उन्होंने अपने हाथों के कड़े तथा हार गिरवी रख दिए। उन्हें शिक्षित देखने का उनमें जो दृढ़ संकल्प था और कलाम की योग्यताएं एवं क्षमताओं को लेकर उनका जो भरोसा था वह उन्हें गहराई तक छू गया। उन्होंने अपनी कमाई से ही उनकी गिरवी जेवरों को छुड़ाने की ठानी। उस समय उनके पास पैसा कमाने का सिर्फ यही रास्ता था कि वो कड़ी मेहनत करें और छात्रवृत्ति हासिल करें। वो पूरी मेहनत एवं लगन से पढ़ाई में जुट गए।